हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट कुछ वीडियोस में हम सिटीजनशिप के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, जैसे कि सिटीजनशिप से हमारा क्या मतलब है, फॉरेन इक्वल मेंबरशिप क्या होती है और क्या एक कंट्री के सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमने जाना मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिए गए आइडियाज के बारे में। अब सिटीजनशिप को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ और टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे, जैसे कि सिटीजनशिप एंड नेशन, यूनिवर्सल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिटीजन एंड नेशन के बारे में। बट इन टॉपिक से पहले हम जानेंगे टी.एच. मार्शल सिटीजनशिप को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर सिटीजनशिप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स। Citizenship is not merely a legal concept, it is also closely related to larger notions of equality and rights. में citizenship केवल एक legal concept नहीं है जिसके थ्रू आप एक citizen की कानूनी पहचान कर पाते हैं। ये related है equality और rights, यानी जहां एक individual को equally treat किया जाए और जहां सभी के पास equal rights भी हो। ऐसा कहना था ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट टी.एच. मार्शल का। 1950 में वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इस बुक में मार्शल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। मार्शल डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ स्टेटस बेस्टो ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। ऑल हु पोजेस द स्टेटस आर इक्वल विद द रिस्पेक्ट टू द राइट्स एंड ड्यूटीज विद व्हिच द स्टेटस एंडोर्ड। मींस सिटीजनशिप एक ऐसा दर्जा है जो एक कम्युनिटी के फुल मेंबर्स को दिया जाता है। अब जिनको ये दर्जा दिया जाता है वो लोग राइट्स और ड्यूटीज के मामलों में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स और ड्यूटीज का होना। मेनली मार्शल सिटीजनशिप को इक्वालिटी से जोड़कर देखते हैं। मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के आइडिया का मतलब है इक्वालिटी। बेसिकली यहाँ दो चीजें सामने निकल कर आती हैं। फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इम्प्रूव्स। मींस अगर सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और ड्यूटीज दिए जाते हैं तो सिटीजनशिप का लेवल या स्टेटस बेहतर होता है। लोग अपनी कंट्री के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, जिससे सोसाइटी ज्यादा इंक्लूसिव बन पाती है। सेकंड, दैट द क्वांटिटी ऑफ पीपल अपॉन whom they are bestowed grows। मीन्स समय के साथ जिन लोगों को राइट्स दिए जाते हैं उनके नंबर बढ़ते गए हैं। पहले सिर्फ कुछ लोगों के पास ही राइट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइट्स दिए गए, जैसे कि वीमेन, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के अंदर शामिल है 3 तरह के राइट्स: सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को। पॉलिटिकल राइट्स ये ऐसे राइट्स हैं जिनके जरिए एक इंडिविजुअल गवर्नेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाता है, क्योंकि इनके जरिए वो वोट दे सकता है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। सोशल राइट्स ये ऐसे राइट्स हैं जिनके जरिए एक इंडिविजुअल डिग्निटी वाली लाइफ जी सकता है, क्योंकि इनके जरिए एक इंडिविजुअल को मिलता है राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू लाइवलीहुड एक्सेट्रा। ये तीनों राइट्स मिलकर ही किसी इंडिविजुअल को किसी कम्युनिटी का फुल और इक्वल मेंबर बनाते हैं। मार्शल का मानना था कि सोशल क्लास एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के बीच क्लास डिवीजन क्रिएट कर इनइक्वालिटीज को बढ़ावा देता है। बट सिटीजनशिप सभी को इक्वल राइट्स देकर इस तरह की इनइक्वालिटीज को कम करती है और एक बेटर इंटीग्रेटेड और हार्मोनियस कम्युनिटी को फॉर्म करती है। इन शॉर्ट, मार्शल सिटीजनशिप के जरिए बात करते हैं इक्वालिटी, और इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है सभी के पास इक्वल राइट्स का होना। तो ये तो बात हुई टी.एच. मार्शल की। अब एक नेशन स्टेट से हमारा क्या मतलब है और एक नेशन स्टेट का सिटीजन होने के लिए क्या जरूरी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सिटीजन एंड नेशन। अगर हम एंशिएंट और अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो तब कंट्रीज की कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। मेनली इस टाइम पर किसी पार्टिकुलर टेरिटरी को रूल किया जाता था किसी मोनार्क के द्वारा। कभी कभी उस टेरिटरी को किसी और किंग के द्वारा जीत लिया जाता था। इसीलिए जिन लोगों पर ये किंग और क्वीन रूल किया करते थे वो लोग खुद को किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी से रिलेट नहीं कर पाते थे। बट जब धीरे धीरे लोगों ने खुद को पॉलिटिकल कम्युनिटी से रिलेट करना शुरू किया तब इमर्ज हुआ कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का। और इसकी शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड में 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से।
क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ लोगों के द्वारा जब रेवोल्यूशन किया गया तो वो इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने खुद को यूनाइटेड फील किया। लोग चाहते थे कि कंट्री में मोनार्की को एंड कर इम्प्लीमेंट किया जाए डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें लोगों को कुछ राइट्स दिए जाएं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एज वेल एज कंट्री के पास सोवरेनिटी होनी चाहिए, यानी ऐसी कंट्री जो बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के खुद अपने डिसीजंस को ले सके। मेनली उन्होंने देखा कि किस तरीके से नेशन स्टेट को बनाया जा सकता है। अब नेशन स्टेट को बनाने के लिए उनकी बाउंड्रीज केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि वो शो करती है यूनिक कल्चर एंड शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कैसे एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहने वाले लोगों का कल्चर दूसरों से अलग है और ये लोग कैसे हिस्ट्री को भी शेयर करते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करें। तो नेशनल आइडेंटिटी को कुछ सिंबल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल लैंग्वेज और कुछ सेरेमनीज जो एक नेशन की यूनिटी को शो करती हैं। मेनली ऐसी चीजें जिससे लोग खुद को यूनाइटेड फील करें। अगर आज आप मॉडर्न नेशन स्टेट को भी देखते हैं तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं, क्योंकि हर कंट्री का नेशनल फ्लैग, सिंबल, लैंग्वेज एक्सेट्रा होती है, जिससे लोग खुद को नेशन से जोड़कर देख पाते हैं और यूनाइटेड फील कर पाते हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। बट अब आज के मॉडर्न स्टेट्स में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, जहां लोग अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। बट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स इज सपोज्ड टू प्रोवाइड सिटीजंस विद अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी दैट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द स्टेट। मेनली आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं। इस सिस्टम में लोग अपनी आइडेंटिटी को उनके कल्चर, ट्रेडिशन या शेयर्ड हिस्ट्री से जोड़कर नहीं देखते हैं। यहाँ नेशनल आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो हर सिटीजन को एक जैसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे सके, जिससे वहां रहने वाले लोग खुद को उस कंट्री का हिस्सा मान सके। डेमोक्रेटिक स्टेट्स यूजुअली ट्राई टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी so that it is inclusive as possible, that is which allow all citizens to identify themselves as part of the nation. Democratic countries अपनी नेशनल आइडेंटिटी को इस तरह डिफाइन करने की कोशिश करती हैं जो सभी को इंक्लूड कर सके, जिससे हर सिटीजन को ये महसूस हो कि वो इस नेशन का हिस्सा है, चाहे उसका रिलीजन, लैंग्वेज या बैकग्राउंड कुछ भी हो। बट इन प्रैक्टिस most tend to define their identity in a way which make it easier for some citizen to identify with the state than others. Means जब इस चीज को प्रैक्टिस करने की बात आती है तो अक्सर कंट्रीज अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाते हैं कि कुछ लोगों के लिए उसे जुड़ना काफी आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ लोगों को आसानी से सिटीजनशिप दे पाती है तो कुछ को नहीं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, जो खुद को कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहता है, वहाँ कुछ इमिग्रेंट्स के लिए सिटीजन बनना काफी आसान है, जबकि कुछ को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है फ्रांस का। फ्रांस ऐसा कंट्री है जो खुद को सेक्युलर और इंक्लूसिव क्लेम करता है। यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी धर्म को सपोर्ट या अपोज नहीं करता है, बल्कि सभी रिलीजन के लिए न्यूट्रल रहता है। और इंक्लूसिव मीन्स जहाँ सभी के लिए जगह हो। अब वहाँ केवल यूरोपियन ओरिजिन के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका जैसे दूसरे रीजन से आई हुई कम्युनिटीज भी सिटीजन की तरह रहती हैं। फ्रांस का कल्चर और लैंग्वेज उसकी नेशनल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हर सिटीजन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक लाइफ में उस कल्चर में एसिमिलेट यानी घुल मिल पाए। बट यहाँ रहने वाले हर एक सिटीजन को अपने पर्सनल बिलीफ्स और कस्टम्स को केवल प्राइवेट लाइफ में रखने की आजादी है, यानी आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं या कौन से गॉड की वर्शिप करते हैं और किन सिंबल्स को कैरी करते हैं, ये आपका प्राइवेट मैटर है। इसीलिए आप इन्हें घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, पब्लिक लाइफ यानी बाहर नहीं। अब ये पॉलिसी सुनने में तो काफी सही लग सकती है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए कई बार ये काफी कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए रिलीजन को प्राइवेट मैटर माना जाता है, इसीलिए आप इसे प्राइवेट स्पेस में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोग रिलीजियस सिंबल जैसे कि टर्बन यानी कि पगड़ी या हेड स्कार्फ
पब्लिक लाइफ में भी पहने हुए नजर आते हैं, जैसे कि स्कूल्स में। आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा कि फ्रांस के सिख स्टूडेंट्स ने स्कूल में टर्बन पहनने की डिमांड की थी और मुस्लिम गर्ल्स ने यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ पहनने की। अब कुछ स्कूल्स ने इसे मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि आप रिलीजन को पब्लिक स्फेयर में लेकर आ रहे हो, जो कि सेक्युलर पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब जिन रिलीजन्स में इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, उन्हें इस तरह के इश्यूज को फेस करना नहीं पड़ता है। क्लियरली, assimilation into the national culture would be easier for some groups than for others। यानी यहाँ क्लियरली ये पता चलता है कि किसी कंट्री के नेशनल कल्चर में एसिमिलेट यानी घुलना मिलना कुछ ग्रुप्स के लिए आसान होता है, जबकि कुछ के लिए काफी मुश्किल। The criteria for granting citizenship to new applicants varies from country to country। In countries such as Israel or Germany, factors like religion or ethnic origin may be given priority when granting citizenship। मीन्स हर कंट्री में सिटीजनशिप देने के रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ कंट्रीज में जैसे कि इजराइल या जर्मनी, सिटीजनशिप देते वक्त रिलीजन या एथनिक बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर जर्मनी का एग्जाम्पल ले तो पहले वहाँ टर्किश वर्कर्स को काम करने के लिए बुलाया गया, लेकिन अब इन टर्किश वर्कर्स की डिमांड है कि उनके बच्चों को जो जर्मनी में ही पैदा हुए, वहीं पर बड़े हुए, उन्हें ऑटोमेटिकली जर्मन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी डिबेट का इशू बना हुआ है। ये केवल कुछ एग्जाम्पल हैं जो दिखाते हैं कि इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो खुद को इंक्लूसिव कहना पसंद करती हैं, वो भी सिटीजनशिप देने में कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। नाउ इंडिया डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। मींस इंडिया खुद को डिफाइन करती है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट के रूप में। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस को लेकर मूवमेंट चलाया गया था, तब ये सिर्फ एक छोटे से ग्रुप का मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट था जिसमें अलग अलग रिलीजन, रीजन या कल्चर के लोगों को जोड़ना जरूरी समझा गया था। ये भी सच है कि 1947 में हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग के साथ हमारे कुछ डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो पाए थे। लेकिन इस इंसिडेंट ने इंडिया के नेशनल लीडर्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया कि जो नया इंडिया बनेगा वो सेक्युलर और ज्यादा इंक्लूसिव होगा। और यही कमिटमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली दिखाई देता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू अकोमोडेट अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी। मीन्स हम जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस डाइवर्स सोसाइटी को साथ लाने की कोशिश की है। पर कैसे? जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मेनी वीमेन who had not previously enjoyed equal rights, some remote communities in the Andaman and Nicobar Islands who had little contact with modern civilization and many others। में शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से आने वाले लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर उन्हें सोसाइटी में पहले पीछे रखा गया, वीमेन जिनके पास पहले बराबरी के राइट्स नहीं हुआ करते थे। अंडमान और निकोबार में रहने वाली ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज जो मॉडर्न दुनिया से काफी दूर थी। इन शॉर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी को साथ लाने की कोशिश की है। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस को बनाए रखने की आजादी भी दी है। मेनली यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश की है कि लोगों को उनके पर्सनल बिलीफ, लैंग्वेजेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को छोड़ने के लिए फोर्स ना किया जाए। यहाँ लोग पूरी तरह आजाद हैं अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, जिससे सभी लोग इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकें। बेसिकली लोगों को साथ लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है एक यूनिक एक्सपेरिमेंट। रिपब्लिक डे की परेड में जो हर साल दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाती है, वो इसी चीज को सिंबलाइज करती है, जिसमें डिफरेंट रीजन, कल्चर एंड रिलीजन से आने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। क्योंकि इस परेड में मोस्ट ऑफ द स्टेट के कल्चर, आर्मी और पुलिस की शान, क्लासिकल डांस एक्सेट्रा को शो किया जाता है। मेनली हम कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया के डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। The provisions about citizenship in the Constitution can be found in the Part 2 and in subsequent laws passed by Parliament। Means Indian Constitution के Part 2 Article 5 to 11 में citizenship के provisions को शामिल किया गया है, बट पार्लियामेंट के पास भी ये राइट्स हैं कि वो नए सिटीजनशिप के लॉज को पास कर सकती है, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 या सिटीजनशिप एक्ट 2019, जिसके थ्रू 1955 के एक्ट को अमेंड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एन एसेंशियल डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव नोशन ऑफ सिटीजनशिप। मींस इंडिया में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट काफी डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव है।
यानी हर तरह के लोगों को शामिल करने वाला, जिसमें सभी को बराबरी के अधिकार दिए जाते हैं। अब इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीकों से मिल सकती है। फर्स्ट, बाय बर्थ, यानी अगर किसी का जन्म भारत में ही होता है। सेकंड, बाय डिसेंट, यानी अगर किसी के पेरेंट इंडिया के हो तो। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। फोर्थ, नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब है अगर कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहता है और यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो अगर वो स्पेसिफिक पीरियड में भारत में रह चुका है और कुछ कंडीशंस को पूरा कर लेता है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। लास्ट, बाय इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, जब कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तब उस टेरिटरी में रह रहे लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती है। एग्जाम्पल, सिक्किम, जिसे इंडिया का पार्ट बनाया गया था 1975 में। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस या बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत से राइट्स देता है, जिन्हें मेंशन किया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर फंडामेंटल राइट्स का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। However, even such inclusive provision have given rise to struggle and controversies. मीन्स भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक सिटीजन्स के प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन रियल लाइफ में कई लोगों को अभी भी इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से कई जगह आज भी स्ट्रगल और मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीमेन मूवमेंट, जिन्हें आज भी कई जगहों पर इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं। दलित मूवमेंट, जिनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर देना। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इंडिया में ग्राउंड लेवल पर सभी को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं। मेनली इंडिया का एक्सपीरियंस दिखाता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी एक ऐसा एम जिसके लिए हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, नए इश्यूज और डिमांड सामने आती हैं। जो लोग अपने आप को अलग यानी मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, वो अपने लिए आवाज उठाते रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड सुनकर नेगोशिएट यानी समझौता करना पड़ता है, ना कि उन्हें इग्नोर। तो ये था हमारा टॉपिक सिटीजन एंड नेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी को सेल्फ स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। Link has given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.